नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी से पहले जो भी सरकारें हुई उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दिया जा रहा है कि जनहित की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंच सके, इसके लिए हर पार्टी कार्यकर्ताओं को धरातल पर काम करना है। देश के अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा, और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। पिछले अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किसी का। मेरा बूथ सबसे मजबूत सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत बीजेपी के मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के शासन से देश का हर वर्ग खुश है। पार्टी ने अपने शासन के दौरान हर वर्ग को पर ध्यान रखकर काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। रतन सिंह ने 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। पूरे देश के बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विषय यही है कि अपना बूथ हम किस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों की दृष्टि से अपना कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूत हो। उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में क्रांतिकारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी, उन उपलब्धियों को अपना कार्यकर्ता एक एक उपलब्धियों को जनता के बीच में बूथ स्तर तक ले जाए। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 3 जुलाई को यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश के सीडीएस जनरल चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर से 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी जो एकत्रित की गई है वो इसमें डाली जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार यह भव्य आयोजन होगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। शहीदों के सम्मान में हम एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति, जो ज्योत लगातार जलती रहती है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उस अमर जवान ज्योति में के नीचे जो 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए थे, उस मिट्टी को हम डालेंगे। वीर नारियां वहां पर होंगी। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह वहां पर होंगे, के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर होंगे। शहीदों के सम्मान में हम एक
प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसीलिए वो कांग्रेस के ही हित बात करेंगे। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर की हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा है कि स्टिंग में क्या कुछ था, किसके घर में स्टिंग हुआ और कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर सीबीआई ने नोटिस दिया है तो वहां इन्हें जवाब देना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस की हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर कई निशाने साधे हैं। उन्होंने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को कांग्रेस द्वारा मजबूती से लड़ने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के गड्ढा ऐप में 8000 से ज्यादा शिकायतें हैं जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायत की है, पर सरकार अब उनका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसके अलावा राज्य में जमीनों की बंदरबांट का बड़ा खेल चल रहा है। कुमाऊं मंडल के पर्यटन स्थलों पर यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है। हम चाहते हैं सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी सख्ती के साथ काम करें और जो जनता के सवाल हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का जो अपमान हो रहा है, आज सड़कें हमारी गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई हैं, नलों में पानी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महंगाई के साथ भ्रष्टाचार इस शासन में शिष्टाचार बन चुका है। हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है जिसका ताज़ा उदाहरण जो है अंकिता भंडारी प्रकरण है। हम चाहते हैं सरकार उत्तराखंड में हाईकोर्ट में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला व्यावसायिक भवन बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब करने को कहा है। कोर्ट में बहुमंजिला भवन में व्यावसायिक गतिविधियों में पूर्णतया रोक लगाने के साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर समय पर जवाब दाखिल न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए सेकेंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेश तक कोई निर्णय नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियमित की है। अंतरिम याचिका लगाई थी कि साहब जब तक ये मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने तब तक जो है या तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जाए और रेंट पे प्रॉपर्टी ना दी जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए आज ये कहा है, एक तो HDA जो है हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने टाइम से अपना जवाब दावा दाखिल नहीं किया और 50,000 रुपये जुर्माने के साथ में उन्हें जवाब दावा दाखिल करने के लिए कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेकेंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है वो अगले आदेशों तक स्थगित की जाती है और वो अथॉरिटी उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो पक्ष हैं विपक्षी गण जो हैं प्रदीप बत्रा जी और उनके साथी जो हैं राजेश जी, ये लोग जो हैं इस बिल्डिंग में ना तो किसी को रेंट पे देंगे ना ही कोई थर्ड पार्टी उसमें क्रिएट करेंगे। अंतरिम
देहरादून की प्रेमनगर पुलिस और एसओजी ने शातिर चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मोबाइल टावर से कीमती पार्ट्स को चुराते थे, जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। देहरादून के 4 थानों की पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि देहरादून में पिछले कई दिनों से मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब टावर लगाने वाली कंपनी ने टावर चेक किया तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण ही गायब थे, जिसके बाद टावर लगाने वाली कंपनी ने देहरादून के कई थानों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो पुलिस को लगा कि टावर कंपनी शायद किसी लाभ के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह देहरादून में कई टावरों से इस तरह की चोरी कर चुका है। पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग अलग राज्यों में दबिश देकर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का पर्दाफाश किए जाने पर एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुमार ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं कंपनियों के प्रतिनिधियों के मुताबिक चोरी किए गए पार्ट्स विदेश भेजे जा रहे थे। 3-4 दिन पहले ये बटवाला जी हमारे रिटायर्ड सीईओ इन्होंने और एक मिश्रा जी हैं डीआईजी रिटायर्ड हैं यूपी के, तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि इन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे एसओजी और प्रेमनगर थाने ने काम किया है और इस पूरी ऑपरेशंस को एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है, विपुल और प्रियांशु है, दोनों सहारनपुर करने वाले हैं, और विजय कुमार है, ये आपका जो है जिला शामली का रहने वाला है। इनका बेसिकली जो जितनी भी टेलीफोन टावर्स यहाँ देहरादून में हैं उनको मेंटेनेंस का काम इंडस कंपनी के पास था। इंडस कंपनी ने फिर अलग अलग कंपनियों को फर्दर इसको सबलेट करके काम दिया हुआ था। तो एरोटेक कंपनी है एक, ये चारों जो बंदे पकड़े गए हैं ये उसी के कंपनी के हैं। कमल नयन जो है बेसिकली इसका मास्टरमाइंड है, उसका असिस्टेंट जो है विजय कुमार है, और ये दोनों जिस किसी टावर में अगर ये लोग सर्विसिंग के लिए जाते थे तो वहाँ जाकर के फिर जो है फर्दर उस टावर के लोकेशन ये दोनों अपने जो सहयोगी हैं उनको देते थे। फिर विपुल और प्रियांशु वहाँ पहुँच करके बीटीएस और आरआरयू ये दोनों बड़े बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं जो टेलीफोन के टावर्स में लगा रहते हैं, उनको चोरी ये लोग करते थे। और दोनों की कीमत लगभग 2 से 3 लाख की है प्रत्येक पार्ट का। इस पूरी टीम के पास से लगभग 25 लाख का जो है इनके अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख का जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ये करते थे टावर में चढ़ करके बीटीएस और आरआरयू को चोरी करने में, वो बरामद हुआ है। पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और आपको अवगत करा दूँ, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यहाँ कई घटनाएं इन्होंने कारित की हैं और अब हम संबंधित राज्यों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले टावरों पे जो लगते हैं तो ये हमारे कुछ कंपनी से जो इनको देखते हैं कि रिपेयरिंग के लिए आते हैं, देख रेख करने आते हैं, तो इनको ये L850 है, एक आरआरयू है। बोड़ोमाला से गए ये 1:30 बजे लगभग सेलाकुई से गए बाबूगढ़ 4:30 बजे पहुँचे बिदौली के बाद 8:30 बजे उन्होंने कारगिल चौक पे किया और अगले दिन 11:30 बजे फिर नकरौंदा में किया। ये 7 चोरियाँ इनके द्वारा की गई थी और ये जो इसके फुटेज कुछ हमारे पास आ गई तो हमने एसओ साहब को, प्रेमनगर के एसओ साहब है, इन्होंने स्टेप लिया और इनको मैंने फुटेज दी। इन्होंने तभी उन्होंने कहा, जब देखी उन्होंने कहा अच्छा साहब ये मैं चैलेंज लेता हूँ इसको और मैं इसको बहुत जल्दी पर्दाफाश करूँगा। हमारे एसओ दरअसल में गल्फ कंट्रीज़ को जाते हैं, जो पहले हमारे आगरा में भी एक इस तरह की पकड़े गए थे, वहाँ से हमें इनपुट मिला था कि ये गल्फ कंट्रीज़ को जाती हैं, सिंगापुर को जाती हैं, मलेशिया को चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये दोबारा यूज़ करना मुश्किल है। टावरों पर जो लगते हैं तो ये हमारे कुछ कंपनी से जो इनको
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के यह सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था। इसके बाद इनकी मान्यता खत्म कर दी गई है। सीबीएसई अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों की संख्या सैकड़ों की संख्या में देहरादून पहुंची भोजन माताओं ने सचिवालय कूच किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई। वहां भोजन माताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी। हालांकि पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया। संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं बीते कई वर्षों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी स्कूलों में कार्य कर रही हैं। स्कूल में खाना बनाने के साथ ही चाय पानी पिलाना, स्कूल को खोलना बंद करने की भी जिम्मेदारी, स्कूल के कमरों और पूरे प्रांगण की सफाई जैसे कई काम उनसे कराए जाते हैं। भोजन माताओं का कहना है कि उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर का काम कराया जाने के बाद मात्र 3,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं अब 19 और 20 सालों में सरकारी स्कूलों में काम कर रही भोजन माताओं को कभी विद्यालय में बच्चे कम होने के नाम पर तो कभी स्कूल के निजीकरण के नाम पर निकाला जा रहा है। इससे भोजन माताओं को अपनी नौकरी जाने का मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। भोजन माताओं की सरकार से मांग उठाई कि भोजन माताओं को स्थानीय करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। इसके साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के साथ ही शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई है। विकासनगर के जौनसार बाबर में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ मंगलवार सुबह बाढ़वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर देखने को मिला है, जहां भारी भरकम पहाड़ी का एक हिस्सा मुख्य मार्ग पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। आपको बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके प्रथम धाम गंगोत्री के लिए श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन अचानक सड़क पर पहाड़ी का एक हिस्सा आ जाने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को दूसरे वैकल्पिक मार्ग के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है और उससे पहले ट्रैफिक बढ़िया चल रहा था। अचानक ही पहाड़ टूट गया और उसमें लगे हैं कार्य करने के लिए सफाई की मशीनें हैं लगी हुई। यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है और 2 जेसीबी। कब तक संचालन हो पाएगा? मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी जिलों में आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारे फुटील से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है या फुटील के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें
देहरादून है, चाहे इसी तरह आपका टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, और कुमाऊं में मैं कहूँगा कि जो आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, इवन चमोली, तो इनमें कल जो है हैवी या एक आध जगह में वेरी हैवी रेन्स की भी वो भी संभावना है। और जो थंडरस्टॉर्म के लिए जो वार्निंग है जैसे, या हैवी रेन के लिए वार्निंग है, तो आज तो येलो ही है सभी वार्निंग्स जो भी है, कल हमने थोड़ा ऑरेंज में उसको किया है। हमारे शनिवार को बागेश्वर में वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत पर पशुपालकों का आपदा मदद से उपलब्ध कराई जा रही 4,000 रुपए की मदद को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा अधिकारियों को फोन पर निर्देशित किया गया कि 4,000 की जगह 6,000 प्रति मृत बकरी के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहे जब पशुपालन विभाग दैवीय आपदा पर मुआवजा राशि देने का काम कर रहा है। देखिए, बागेश्वर में अभी एक कपकोट में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि बिजली गिरने से 300 बकरियों के आसपास की डेथ हुई है, और मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया था माननीय सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, जो वहाँ के विधायक हैं। और हमने यहाँ पे फिर सचिव और हमने एक फैसला लिया है कि जो हमारा शीप एंड वुल बोर्ड होगा, वो कभी भी ऐसा कोई भी प्रकरण सामने आएगा जिसमें लाइटनिंग से या जंगली जानवर के अटैक से किसी भी बकरी या भेड़ को नुकसान होता है या उसकी जान जाती है, तो हमारा शीप और वुल बोर्ड 2,000 रुपये प्रति बकरी प्रति भेड़ उनको देगा जिनका नुकसान हुआ है। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि शीप एंड वुल बोर्ड इस तरीके से 2,000 रुपये की धनराशि जो स्वीकृत कर रहा है डेथ होने पे। आपदा में जैसे आपने कपकोट में 300 बकरी मरी हैं, तो आपदा फंड से अब उनको 4,000 रुपये मिलेगा और 2,000 रुपये हमारा शीप एंड वुल बोर्ड देगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा कोर्ट के अवगत कराया था कि शाम 4 बजे तक पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। बावजूद इसके बाद भी 5 दिनों से पानी का संकट झेल रहे लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। नगर के लोग देर शाम तक नालों में पानी आने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन जब नलों में पानी नहीं आया तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग रात में जल स्रोतों से पानी भरने को मजबूर हुए। तो वहीं स्कूली बच्चे भी पानी के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इसमें कल 9:30 बजे तक हमने कंक्रीटिंग पूरी करके काम कंप्लीट कर दिया था, और अभी 14 घंटे की हमने कंक्रीटिंग को सूखने का मौका दिया है, स्ट्रेंथ ली है। तो करीब 2 बजे के आसपास हमने जो है पहला पंप चालू किया, और 45 मिनट के आसपास हमारा पानी जो है वो बिरला के टैंक में पहुंचा है। उसके बाद हमने सेकंड पंप अभी चालू किया है, तो इसकी हम 1 घंटे तक अभी और मॉनिटरिंग करेंगे। यहाँ पर करीब आपके 34 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हमने करी है, और करने के बाद में ये परमानेंट हो गया है। अभी यहाँ पर जैसे जैसे ये सूखता जाएगा तो ये और सही हो जाएगा। इसमें कल 9:30 बजे तक हमने सुराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता सचिवालय में निधि यादव की जांच को लेकर जमा हुए। सुराज सेवा दल की मांग है कि जो जांच निधि यादव की विजिलेंस की निगरानी में गोपनीय तरीके से हुई है उसे पारदर्शी तरीके से किया जाए और सबके सामने लाया जाए। हम सचिवालय में आला अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। हमने कल से सूचना दे रखी है लगातार, और अभी भी हमको हमारा जो उद्देश्य है अधिकारियों से मिलना है, इसलिए हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई है कि अधिकारियों से मिलाएंगे, तो हम केवल गणमान्य लोग, अपने जो गणमान्य हैं, डेडिकेशन है, जिनकी हमने सूचना दे रखी थी, वही लोग हैं। जिस दिन घेराव करने आएंगे तो सुराज में देख लीजिए कोई रोक नहीं पाया है। जिस दिन घेराव करने आएंगे उस दिन सचिवालय के अंदर जाएंगे, बैरिकेडिंग पर नहीं रुकेंगे। कारण क्या है सर? देखिए, निधि यादव का जो है गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इनका प्रमोशन करा जा रहा है, जिसकी प्रमोशन को रोकना ये हमारी मांग है, इसलिए हम आ रखे हैं। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी संचार को बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर 13 जून 2017 को पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर एक समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत पिछले 7 सालों से अभी तक कई विषयों पर चर्चा की गई है। कई विषयों पर काम भी चल रहा है। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी के गठन के बाद डिजिटल साक्षरता की प्रगति को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्व की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, और IT कनेक्टिविटी सहित कई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों को लेकर काम किया जा रहा है। कमेटी के सभापति उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि कमेटी के गठन के बाद समिति के द्वारा अभी तक 16 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। बिंदु अभी मैंने गिनाए, इसमें
सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित विषयों पर जो भी प्रतिवेदन आते हैं उनका निस्तारण का काम, या जिस तरह अभी मैंने कहा साइबर आने वाले समय में तो साइबर की शिकायतें भी बहुत हमारे सदस्यगण उठाएंगे, उनका भी किस तरह से समाधान हो, इस और कैसे हम साइबर ठगी से बचें, उसके लिए भी रास्ता निकालने का सुझाव हम सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को सदन में देने का काम करेंगे। जो 13 चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।